हाँ भाई, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है अपॉन में टेन स्क्वायर ए माइनस वन है। अच्छा, टेन स्क्वायर ए माइनस वन कोई फॉर्मूला होता? नहीं होता। नहीं होता ना। वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। वन प्लस टेन स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए होता है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल देख लीजिए कितने ट्रिग्नोस इन्वॉल्व हुए हैं। चार हुए, तो चार में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चीजों को साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है क्योंकि आरएचएस भी हमारा कॉस में ही है। ठीक है। ओके, तो ट्राई कर लेते हैं। चलिए, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर है। इस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन में माइनस का वन। कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सेक और टेन का होता है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए। चलिए, यहाँ पे नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे वन अपॉन में साइन स्क्वायर है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ये कॉमन भी दिख रहा है भाई। ओके, फिर मैंने बताया था कि ये इस तरीके से फिर घूम जाएगा साइड में, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कट। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी पूरा नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर ए कटेगा। राइट। आपके पास यहाँ क्या बचेगा वो बताइए। साइन स्क्वायर है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर प्लस का यहाँ कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। राइट। क्या कर रहा है? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। वन अपॉन साइन मेरे ख्याल से एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर में आएगा साइन स्क्वायर प्लस वो वन होता है। पहले कॉमन। हाँ, नहीं कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके पास एलसीएम बनेगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ कर देते हैं साइड। अब आप बताइए क्या करना है मेरे को, एलसीएम ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सही है। फिर आपके पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? और आरएचएस की तरफ गौर करें, लेके क्या आना है? साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो बंद हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि हमारे आरएचएस की डिमांड है कि कॉस में ही है मामला। तो हम इस साइन का क्या करें? हमें कोई फायदा नहीं है इसका, तो इसको उस तरफ ले जाते हैं। उस तरफ क्या मतलब, इसको ही किस में कर लेते हैं? कॉस में। अब आप बताइए कॉस में कैसे लिखते हैं साइन को? माइनस कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपको? टू कॉस स्क्वायर है, तो आप इसको लिख दोगे वन अपॉन में वन माइनस टू कॉस स्क्वायर। टू कॉस स्क्वायर। आया? ऐसे करो। सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज करो क्वेश्चन नंबर 73। और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, आपके एनसीईआरटी में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी दे दीजिएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रो करा देता हूँ मैं इसका। बेसिक इंट्रो में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ वैल्यूज इसमें डायरेक्टली याद चाहिए कि भाई जैसे आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। इनकी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90। पूरी टेबल। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स इतने नहीं चाहिए जितने आपको सिंपल ट्रिग्नोस याद होने चाहिए। जैसे cos 45 कितना है? वन अपॉन रूट टू। वन अपॉन रूट। और साइन 60 √3/2। रूट 3/2। टेन 30 वन अपॉन √3। वन अपॉन रूट 3। ठीक है, टेन 0 जीरो 0। साइन 0 जीरो 0। cos 0 वन और वन बाय cos 60 cos 61/2। cos 61/2। ठीक है,
और cos 30 कॉस्ट √3/2 √3, ठीक है। tan 45 1/√2 अच्छा ठीक है, और tan 60 √3 tan 60 है ना, tan 90 इन्फिनिटी infinity, ओके नॉट डिफाइंड, cos 90 अगर भैया कहीं 1090 आ रहा तो लेना 1090 देखो वैसे अगर कभी आ रहा है अगर आपको तो, अरे कभी कहीं ऐसा कोई रिक्वायरमेंट पड़ रहा है जहाँ आपको 1090 ले लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आपको इन्फिनिटी को लिखना पड़ता है, तो आप उस केस में 1/0 लिखते हैं, 1/0। इन केस इन्फिनिटी अगर आपको यूज करना पड़ रहा है कहीं, तो आप 1/0 रख के सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, डोंट वरी, बट इन केस कभी आ जाता है तो आपको 1/0 रख के वे सॉल्व कोट 90 मतलब इन्फिनिटी को आपको 1/0 रख के सॉल्व करना, ठीक है। cot 90 मेरे ख्याल से आपके पास 0 होता है शायद, इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। अच्छा जी, sin 30 1/2 1/2, 45 1/√2, 90 1। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप, मैंने अभी भी बच्चों को देख रहा हूँ ये वैल्यूज याद नहीं है, वो टेबल बनाते हैं पीछे लास्ट में, फिर उसमें से वैल्यूज उठा उठा के लिखते हैं, गलत है वो। आप वैल्यूज याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा प्रैक्टिस की बात है। अच्छा, हाँ जी बोलिए। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड में कोई खास अंतर नहीं है। एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है वो कुछ अलग चीज, जो चीजें डिवाइड नहीं हो सकती बेसिकली उनको आप इनफाइनाइट लिख देते हो। जैसे 0 से डिवाइड करना है वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो जब आप उसको लिखेंगे, जब आप उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको इन्फिनिटी की दिखाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए, हाँ जी, हाँ मतलब बेसिकली इन्फिनिटी जो चीज है ना, वो काल्पनिक है, क्योंकि कितना जा रहा है, मतलब एक एक इमेजिनरी चीज है, ठीक है, और जो आपके पास 1/0 है वो डिवाइड नहीं हो पा रहा, हाँ, तो वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। जैसे मतलब इन्फिनिटी बेसिकली उन वैल्यूज के लिए यूज करते हैं जो काफी मतलब हाँ काफी बड़ी है उनके लिए, ओके। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है, उसके बाद आपको ये रेशियोज पता होने चाहिए। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस तो ये तीन वैल्यूज आपको पता, मतलब ये तीन रेशियोज आपको पता होने चाहिए, पता तो इनके उल्टे भी चाहिए, लेकिन ये मेन है। आपस में बातें मत करो, मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसको, नहीं 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 नहीं, कोई पंडित पंडित प्रसाद नहीं, सब ऐसे याद करिए आप डायरेक्ट, इतने कमजोर नहीं होता हूँ, याद है ना। तो उससे आपको, और आज जिन बच्चों ने डायरेक्ट याद किया है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। अगर आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है ना, ये चीज आपको मतलब एक लेवल अटेन कराएगी कि हाँ भाई ठीक है। और जो पंडित बद्री प्रसाद और रुद्री प्रसाद है, ये सब चीजें नहीं है, ये सब नहीं, ऐसे याद नहीं करते। ये तो एक बैसाखी है जो लंगड़े लोग चलाते हैं, आपका मेमोरी सही है, ये कमजोर बच्चों के लिए होता है। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो कर लो, मेरे ख्याल से आपको जरूर, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं होता ना उनको, ये मतलब एज अ बैकअप प्लान होना चाहिए, आप इसको फ्रंट प्लान बना के रखते हो, ये है प्रॉब्लम, इसलिए कभी याद ही नहीं होता। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया, जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीखे आपने, आप मोटरसाइकिल चला पाते हैं, क्यों चला पाते हैं मोटरसाइकिल, क्योंकि क्योंकि जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, और जब आप पहली बार साइकिल खरीदी होगी, तो वो जो दो टायर जो साइड में लगाए थे वो आपने कभी ना कभी रिमूव करे होंगे, वो बैसाखी है। जब बच्चे को नहीं आता तो वो उनके थ्रू चलाता है, लेकिन जब बच्चे को साइकिल आ जाती है तो उनको हटाना जरूरी है। अगर वो नहीं हटाएंगे, चाहे बेशक लड़का साइकिल लेके गिर रहा है, कोई बात नहीं, पर फिर भी हटाते हैं पेरेंट्स। क्यों हटाते हैं,
चलानी सीख तभी चलाना सीखेगा वो। अगर वो जिंदगी भर तुम्हारे लगे रहे ना, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, तुम कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाओगे। तो ऐसा ही खेल इनका, वो बैकअप प्लान है। बद्री, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ठीक है, वो याद कर लो, बट बट उसी से याद कर करके बताओ हमेशा वो गलत। आप एज इट इज याद करिए, हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फोकस की बात है। टेन थीटा में हाइपोटेन्यूज नहीं आता, साइन और कॉस में हमेशा क्या आता है, हाइपोटेन्यूज, और वो भी अपॉन में आता है, इतना याद रखो। फिर साइन पूछे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस पूछे बेस अपॉन बेस अपॉन, और टेन थीटा पूछे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस भी होता है, तो साइन की बात पहले बोली है, कॉस की बात बाद में बोली है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो जाएगा यार, थोड़ा तरीके से याद करिए, मैंने करवाई हुई सब चीजें। हाँ निकाल सकते, कर सकते, पर उसकी मैंने वैल्यूज आपको याद कराई है एज इट इज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए जब कभी भी आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो मतलब दो बात हमेशा याद रखिएगा, कि एक तो होता है ग्राउंड लेवल, एक क्या होता है आपके पास, ग्राउंड लेवल। ये पूछेगा नहीं कोई आपसे, लेकिन आप थोड़ा सा खुद एनालाइज करिए। फॉर एग्जांपल आप ही खड़े हैं, तो एक तो जमीन होगी जहां पे तुम खड़े हो, एक ये तुम्हारा फेस है, और कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, जो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो एक तो ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल क्या होता है, जहां पर आप खड़े हैं। एक होता है फेस की सिधाई, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपके फेस की सिधाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो ये फ्लोर है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और जो मेरे फेस की सिधाई है, फॉर एग्जांपल जैसे इसी को देखिए, इसी को एनालाइज करिए, ये मेरी फेस की सिधाई है। अब मान लीजिए अगर मैं अपने फेस की सिधाई से ऊपर, अगर मेरी नजर नजर जो है, अगर मेरी फेस की सिधाई से ऊपर है, तो इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, सही है। और अगर मेरी फेस की सिधाई से मेरी नजर नीचे है, तो इसका मतलब मैं नीचे देख रहा हूं। मतलब फेस की सिधाई डिसाइड करती है, और नजर डिसाइड करती है। नजर को अंग्रेजी में साइट बोलते हैं, साइट, नजरें, ठीक है। और जो लाइन आपकी नजरों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहां खड़े हैं, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई है, ये क्या है, ये फेस की सिधाई है, फेस की सिधाई है। ग्राउंड लेवल जहां पर आप खड़े हैं, दिस इज ग्राउंड। और जो मैं अभी बना रहा हूं वो बल्ब को देखने के लिए या किसी भी फैन को देखने के लिए, तो ये है नजर, और ये एक लाइन द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, ग्राउंड लेवल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और लाइन ऑफ साइट, नजर, ठीक है। अगर आपकी नजर आपके फेस की जुदाई से ऊपर है, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन, ठीक है। और अगर आप खड़े हैं, और फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, ग्राउंड, जैसे ग्राउंड हो गया, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इधर है कहीं, या यहाँ कहीं नीचे, या फिर ग्राउंड पे रखा है, चलो ठीक है। अब आपके फेस की जुदाई तो ये है, और लाइन ऑफ साइट नीचे है, भाई नीचे गया ना मामला, ये आपकी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। और ये आपके पास लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये आपके पास ग्राउंड। तो ये जो, अब आपको ध्यान हमेशा क्या रखना है, कि एंगल जो बनेगा वो किन के बीच में बनता है हमेशा, फेस की सिधाई या हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट, नजर के बीच में। फेस की सिधाई और नजरों के बीच में बनता है। ये दिक्कत कहाँ आती है वो देखिए, तो अगर आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरीके से आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत बच्चों को देखा डायग्राम गलत बनाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे नोटिस कर रहे हैं, तो अगर आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनेगी, मुझे बस आप ये बता दीजिए, जो ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जो लाइन बनेगी, ये लाइन कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होगी, यही तो आपकी नजर है। और एंगल किसके बीच में बनता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड लाइन ऑफ साइट। तो आप जब ऊपर खड़े हैं तो थोड़ा सा गौर करिए प्लीज, थोड़ा सा इस बात पर, कि आप पेज की सिधाई बनाया करो पहले। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, फेस की सिधाई इसको बनाते हैं और यहां बना देते हैं, ये गलत है भाई, यहां नहीं बनेगा, ये बिल्डिंग के साथ नहीं बनाओगे। बिल्डिंग आपके फेस की सिधाई नहीं है। आप अगर मान लीजिए छत पर खड़े हैं, तो फेस की सिधाई सामने बनेगी ना, फिर उससे आप नीचे देख रहे हो, तो फेस की सिधाई यहां बनेगी इस तरीके से, ये फेस की सिधाई है। और इस फेस की सिधाई से बनेगा आपका एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री जो भी है। और फिर इस तरीके से आप ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे और अल्टरनेट इंटीरियर से इस नीचे वाले एंगल को 30 डिग्री तक, दो जगह बनता है डिप्रेशन में, ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको नहीं बनाते और सीधा इधर ही बना देते हैं डिप्रेशन बोलने के बावजूद। अरे पहले डिप्रेशन बनाओ ना, उसका नंबर कटेगा फिर, अब कटेगा, पहले तो माफी थी तुमको, अब नहीं है माफी स्टैंडर्ड में। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाया आपने और सीधा वो बना दिया 30, तो नंबर कटेगा, इसको ध्यान रखिएगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो जो बच्चों की आदत है कि डायरेक्ट बनाते हैं, प्लीज इस आदत को छोड़ दीजिए, आप डिप्रेशन बनाइए और फिर अल्टरनेट इंटीरियर से नीचे बनाइए। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब आप एक चीज और बता दीजिए कि, तो इस तरीके से काम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी बहुत ही ऊंची चीज को नोटिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लेन उड़ रहा है या ईगल उड़ रहा है बहुत ऊपर। देखो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो रियलिस्टिक क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि केस स्टडी को इन्वॉल्व करने का बस यही एक रीजन है कि बच्चा किताब के क्वेश्चंस को ना करे, रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस को करे। तो मतलब माउंट एवरेस्ट लाएंगे, या फिर कोई बर्ड लाएंगे, ईगल, ईगल के लिए बोलेंगे कि भाई ईगल उड़ रहा है, एक बच्चा देख रहा है। बैलून, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बैलून पे आया था, ठीक है। तो ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन है, और वो आपको रियल वर्ल्ड में रख के आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड वाले, जो बेसिक वाले आए थे वो तो सिंपल आया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाला आया था वो ईएसपी आया था, और बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एक है, ठीक है। अब मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है या ईगल है, अब इस या प्लेन है, अब इस प्लेन के हाइट के कंपैरिजन में आप बताइए आपकी हाइट कितनी कम है ना, और आपकी हाइट का कोई जिक्र भी नहीं हुआ क्वेश्चन में। जब तक आपकी हाइट का जिक्र ना हो, या किसी भी बंदे की हाइट का जिक्र ना हो, तब तक हाइट कंसीडर नहीं करनी है। जब वो बोले कि भाई एक बिल्डिंग है, वो इसके ऊपर खड़े होकर देख रहा है, तो अब आपको हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी, वो बिल्डिंग की हाइट कंसीडर आपको करनी पड़ेगी। जब तक वो ये ना कहे कि नहीं भाई एक बंदा है, मान लीजिए पुनीत है, और पुनीत यहां से देख रहा है प्लेन को, और पुनीत की हाइट के बारे में जिक्र हुआ है, तो पुनीत की हाइट को कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, बोला जाने कि अरे मतलब एक लड़का है और वो ग्राउंड से और मतलब खड़ा है और वो प्लेन को देख रहा है, अब बच्चे की हाइट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो आपको हाइट कंसीडर नहीं करनी है इसके। आप सिंपल बनाएंगे और ये इसी तरीके का बनेगा। अब आप बताइए, जब ऐसा बनाते हैं तो जब वो देख रहा है इसको, तो आप बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ये तो क्लियर है। अब इस केस में जब आपकी हाइट का मामला नहीं हुआ है, तो आपका ग्राउंड लेवल, बिल्कुल, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस सेम ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस वन एंड द सेम थिंग, अलग अलग नहीं है, एक ही मान। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास, ठीक है। देखो मैं आपको मेरा पर्सनली बताता हूं, आपको मुझे लगता है ऐसे डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ होगा, और मतलब यहां से कुछ मामला चल रहा हो ऐसे करके, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ऐसे डायग्राम का कुछ क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है, या तो ऐसा बनेगा, या तो फिर और थोड़ा सा स्टैंडर्ड के लेवल का बनाना हो तो कुछ इस तरीके का कि भाई बंदा इस बार ऊपर है और वो टॉप को भी देख रहा है, वो बॉटम को भी देख रहा है। ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें, या तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, और या तो वो प्लेन वाला आएगा। शेडो वाला पूछते नहीं। हाँ हाँ, आप पूछते नहीं है उस क्वेश्चन को। वो एक टाइम था जब उस क्वेश्चन का क्रेज था सीबीएसई में। मतलब कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिए वही आ रहा है। हालांकि उन्होंने पिछले से शायद पिछली बार पूछा भी है, पिछले साल ही पूछा है। हाँ, तो मतलब उन्होंने पूछा है शेडो वाला, लेकिन ना अब इसका क्रेज वो डाउन कर चुके हैं। ठीक है, तो बट हालांकि करवाएंगे हम, वो शेडो वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे। अरे मैं समझ गया, वो लेक के अंदर दिखती है, वो बर्ड ऊपर जा रही है, वो लेक के अंदर दिखता है। आई गॉट दैट। हाँ चलो कोई बात नहीं, मतलब क्वेश्चंस तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर आपको पास करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें आप हल्का हाथ मत रखिए बिल्कुल भी। सही में ये एक्चुअली चैप्टर आसान है, बस थोड़ा समझने का खेल है। 3-4 तरीके के ही तो सवाल है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, वही करने हैं। ठीक है, और अंग्रेजी आनी चाहिए, स्टोरी समझ में आनी चाहिए। अगर स्टोरी समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, तो मैं सच कह रहा हूं फिर एक क्वेश्चन नहीं होगा। डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। डायग्राम के अकेले अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर से डायग्राम क्या है। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस तरह क्वेश्चन है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बच्चे ना इसमें हॉरिजॉन्टल वो नहीं बनाते हैं, और फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनाते, फिर यहाँ पर वो इस तरीके से बना के एंगल्स नहीं बना पाते, तो गलती होने की संभावनाएं काफी होती है इन क्वेश्चन। तो इसीलिए ये मुझे ऐसा फेवरेट, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो मैं बन सकता है इस बार स्टैंडर्ड में, वो देंगे तो। ओके, तो लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड लेवल, इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक कंसेप्ट और है कि इस तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक टावर देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ एलिवेशन है, थोड़ा और हम आगे बढ़े, अब दोबारा देख रहे हैं, फिर उसने बोला है 60 डिग्री और 30 डिग्री के एलिवेशन बने हैं। अब आप ये बताइए कि कहाँ 60 होना चाहिए, कहाँ 30 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं, आपको आपका फेस और ऊपर करना पड़ता है उसको देखने के लिए। बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे ही पहुंच गए तो वो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि एज यू गो टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, और जितना आप दूर हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना कम होगा। तो ये आपको अपनी समझ से 60 डिग्री और 30 डिग्री रखना है। इसमें किसी को इश्यू है तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही खेल आपका डिप्रेशन में भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग के टॉप पर है, और 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, और पापा जी स्कूटर लेके आ रहे हैं। ठीक है, और 2 मिनट बाद बता क्या है, अरे भैया पापा आ रहे हैं, फिर पापा जी और नजदीक आ गए। तो अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो पहली बात तो फेस की सिधाई बनेगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब आप बताइए, पापा जी जब दूर थे तो मुंह ज्यादा नीचे करना पड़ रहा था, कि नजदीक आ गए तो और मतलब नजदीक आ गए तो और करना पड़ेगा। अब मैंने देखो इसमें मैं गलतियां बताता हूँ क्या क्या होती हैं। बच्चा यहाँ बना देता है 30 डिग्री, और यहाँ बना देता है 60 डिग्री, ये गलत है। मुझे एक बात बताइए, ये जो 60 बनाया है मैंने, ये किन किन एक्सेस के बीच में बनाया है? 2 लाइन ऑफ साइड के बीच में बनाया, जो कि गलत है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, मतलब ये 60 यहां नहीं बनेगा, ये 60 पूरा बनेगा। मेरे इतने बोलने के बाद भी बच्चे गलत बनाते हैं, और जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो मैंने बोला था। ठीक है, तो एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस, भाई देखो डिप्रेशन वाले में ना थोड़ा सा ख्याल रखना है बस, बाकी सब ठीक है, लेकिन डिप्रेशन वाले में थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। समझ में आया? तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। ओके, इस तरीके से बनाएंगे आप। यहाँ 30 है तो यार ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये पूरा 60 है तो यार ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बताइए कोई इशू है इसमें? ठीक है,
सो दिस विल बी 30 डिग्री, दिस होल विल बी 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 रहेगा, तो यार यहाँ 60 बनेगा, ये थोड़ा वाला 30 है, तो यार ये 30 रहेगा। और इस तरीके से आप बना लेंगे यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी और ये डी। और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। इन पर थोड़ा सा गौर करिए, ये इस तरीके से बनता है। किसी को इशू है तो बताइए, पक्का? ठीक है। तो और एक इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी तरीके से बढ़ता घटता रहता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज पर हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 30, 45 और 60। हाँ बन सकते हैं, बन सकते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अब उसमें बनेंगे आपके पास जैसे जैसे ट्राइंगल्स आएंगे। फॉर मान लो वो ड्यूरेशन बताएगा कि भाई यहां से यहाँ गया, फिर यहां से यहाँ चला गया, और फिर डायरेक्ट फुट तक पहुंच गया। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, एक ये ऐसे बनेगा, एक ये इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल बन सकता है। पर अब अब आपके पास तीन ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा। तो इसमें रेडी रहिए, फिर उस हिसाब से फिर वेरिएबल्स बढ़ेंगे या जो भी चीज है, कंडीशन वैसे आएगी। तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे तो मतलब उनको डील करने के लिए रेडी रहेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आपके लेवल पे नहीं बनेंगे, लेकिन आपके लेवल पे दो ही बनेंगे। हाँ नहीं, देखो सुनो, क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें हम देखेंगे कितने वेरिएबल्स हैं। अगर तीन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो उसको उसी हिसाब से डील करेंगे। हो सकते हैं, मना नहीं कर, लेकिन आपके लेवल पे मेरे को जहां तक लगता है दो मोर देन होते हैं। और क्योंकि अभी तक हमने देखे नहीं है तीन वाले, इनकेस तीन वाले भी आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है जी, आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और फिर स्टार्ट करें। बाकी किसी को कोई और डाउट है तो बताइए, या मैं इसके कराऊं? एनसीईआरटी में कोई डाउट है तो निकालिए, एनसीईआरटी के डाउट बताइए पहले। खाली बैठे हुए हैं लोग, क्या ही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। तो एक 1.2 मीटर क्या है, टॉल गर्ल। देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पर जब तक बंदी की हाइट के बारे में बात ना की जाए। अभी सात करो। ये 14वां क्वेश्चन किसी ने तो डाउट दिया था। सात। अरे अभी 14 क्वेश्चन बोला था किसी ने, है ना? तो एक 1.2 मीटर टॉल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। शी स्पॉट अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसने एक बलून स्पॉट किया है, हालांकि डायग्राम दिया हुआ है, उसने बलून स्पॉट किया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल, अगर कोई बंदे की हाइट है और वो एक बलून स्पॉट कर रहा है, तो ये जो बलून स्पॉट किया ये कौन सी एक्सिस है? लाइन ऑफ साइट। तो फेस से जुदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो फेस से जुदाई बनाएगी। अब बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्या होता है, ये बलून थोड़ा सा और दूर चला जाता है। अब आप बताइए मेरे को, अच्छा नहीं 60 है, सॉरी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्योंकि 30 से और नीचे क्या जाएंगे, 15 तो जा नहीं सकते, तो 60 डिग्री है। अब क्या होता है, ये बलून थोड़ा और दूर चला जाता है। तो अब आप बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दूर चलेगी ना चीज। नजदीक है तो बढ़ ज्यादा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप यहां से देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास ग्राउंड लेवल है। ओके, ये एक्सेस थोड़ी मैंने ज्यादा बना दी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा यहाँ डाउन हो गया मामला, यहाँ डाउन हो गया। जितना अच्छा आप डायग्राम में बनाएंगे उतना कम लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपसे बोला गया आफ्टर सम टाइम उसने देखा रिड्यूस हो गया 30, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून पूछा गया है। टोटल बलून की हाइट आपको जो बताई गई है वो है आपके पास 88.2। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपके एक्चुअल ट्राइंगल है, अच्छा जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये जी, अब आप बताइए आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं कौन से? ये ऊपर वाले हैं ना, ए बी जी और बी। ठीक है, इसको नाम देते हैं एच, बी एच जी। बी एच एफ। ठीक है, और एक है बी ए जी। अब आप बताइए आपको जो बात करनी है ये फुल ट्राइंग इसमें नहीं करनी है नीचे तक, सिर्फ ट्राइंगलों में बात करिए बस खाली।
यहाँ 1.2 है तो यार ये भी कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। जितना अच्छा लिखें उतना बढ़िया, मतलब जितना ज्यादा लिखो उतना अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये पूरा 88.2 है, ये 1.2 है, तो अब आप ही बता दीजिए यार ये कितना बन गया 87। और ये 87 है तो यार ये भी कितना है। अब आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली हम तीन तरीके के, अच्छा मैंने क्वेश्चंस के टाइप डिस्कस नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं उनको भी, बट अभी फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y। अब आप बताइए छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? एक। बड़े वाले में कितने हैं? पर एक की वैल्यू आ कौन सा टाइप है? टाइप 2 है ये। मैं भी टाइप्स करा दूंगा आपको, तीन तरीके के सवाल हैं इस पूरे चैप्टर में। उसके अलावा टाइप 2 है बाबू। टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या होता था कि उसमें भी दो ट्राइंगल, चलिए मैं, अरे भैया दोनों में इक्वेशन बनती है, ध्यान दें। आइए टाइप डिस्कस कर देते हैं। तीन ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आप बस टाइप डिस्कस करवाइएगा मेरे को। आप जितना अच्छा एनसीईआरटी करोगे, एमटीजी उतना फास्ट होगा, फिर आप कर पाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। भाई देखो तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में सुनिए क्या होता है। टाइप 1 में आपके पास एक ट्राइंगल होगा, ओके, एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा। मतलब एक एक वैल्यू इसमें, एक तो आपको एंगल देगा ये कोई सा भी, साइड देगा और एक साइड देगा, कोई सी भी दे सकता है, तीनों तीन साइड हैं, तीनों में से कोई सी भी एक साइड देगा। एक ही ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल में एक तो तुम्हें एंगल देगा वो, और एक साइड देगा, और एक चीज मिसिंग होगी जो वो आपसे पूछेगा। तो एक ट्राइंगल में एक ही चीज मिसिंग होगी, वो जो आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए ये मिसिंग, तो एक तो एंगल दे दिया और एक साइड कोई सी भी दे सकता है, मान लीजिए ये दे दिया, तो ये आपका टाइप 1 होगा। टाइप 1 में कितने ट्राइंगल होंगे? एक ही ट्राइंगल। कितने वेरिएबल मिसिंग होंगे? एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा, ठीक है। और आपके पास एक एंगल और एक साइड होगी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कहता भी है कि एक एंगल दे दो और एक साइड दे दो, मैं कुछ भी पूछ लो बाकी, फिर मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। ये उसका स्ट्रेटेजी होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये तरीका है क्वेश्चन में। देखिए पीजीटी क्या कहती है वो बताइए मेरे को, पीजीटी को लगाते हैं जब दो साइड दे, जब दो साइड दे और एक पूछ ले राइट एंगल ट्राइंगल में, तब क्या लगाते हैं? पीजीटी। सही है, ये पीजीटी का कंसेप्ट है, ओके। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का कंसेप्ट है वो सुनिए, कि एक एंगल दे दे और एक साइड दे दे, बाकी कुछ भी पूछ ले निकाल दूंगा। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए उसने ये 30 डिग्री दे दिया आपको, ये मान लीजिए 10 दे दिया, और कोई एक चीज पूछ ले, जैसे यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। अब मान लीजिए उसने आपसे क्या पूछा है? बी सी, ये पूछ लिया। तो आप खुद गौर करिए, आपको वैल्यू कौन सी गिवन है? हाइपोटेन्यूज की। दिया क्या, पूछा क्या है? बेस। अब आप बताइए बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है? तो यहां पर एक इक्वेशन सेटअप होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल, cos 30 इक्वल्स टू BC अपॉन में इस, ऐसे करके। अब आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू डाल दोगे। cos 30 में वैल्यू बताइए कितनी होती है? BC कितना होता है? x। AC कितना होता है? 10। एक इक्वेशन है, 10√3 इक्वेशन बना दी ना आपने, अब पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? 5√3 एक वेरिएबल मिसिंग है, हम उसको निकाल सकते हैं। देखिए एक और, इसी पर रख के एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया आपके पास, ये एप्लीकेशन ट्रिग्नो की कंसेप्ट है ये, कि एक एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, और बाकी पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, और ये 90 है। अब इसमें मान लीजिए ये 6 दे दिया, ये पूछ लिया, और ये वाला, ये यही वाला चलो एंगल दे दिया 60। एंगल 90 दे तो अब 90 तो हमेशा गिवन होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो लगता है किसमें? 90। उसके अलावा एक थीटा देगा। अब आप बताइए
कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहिए भाई? बेस आपको दिया हुआ है और पूछा क्या है? हाइपोटेन्यूस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा? अच्छा मान लीजिए इसकी जगह ये पूछ लेता तो 10 लगाएं। कॉट के बारे में मत जाइए अभी, फिलहाल के लिए 10 के बारे में सोचो। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? 10। समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से करना है कि भाई हाँ यहाँ पे sin 30 कर रहा हूँ, tan 30 लग जाएगा 1060। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मतलब x और यहाँ पे आपके पास q। तो 1060 की वैल्यू कितनी है? 3 यहाँ पे x और अपॉन में 6 इस पूरे इक्वेशन में आप x निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके वो जो 3 टाइप थे वो भी इसी तरीके से। ये आपके पास, ये तो मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको। अब क्वेश्चंस के टाइप देख लीजिए। और टाइप 1 क्या है? एक ट्राइंगल होगा, एक वेरिएबल मिसिंग होगा, कोई मतलब एक तो वो एंगल देगा आपको, कोई सा भी दे सकता है, एक साइड देगा और एक साइड दे देगा। और एक चीज पूछेगा आपसे, यहां पर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब आप बताइए, थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। और ये हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की डीलिंग चल रही है। tan कौन सा ट्रिग्नो लगाएंगे? साइन। तो आप यहाँ पे sin 30 की इक्वेशन में ये हो जाएगा x अपॉन में sin 30 में आप वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 इक्वल टू में। 5 अब आप बताइए पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल मिसिंग है? निकाल ही लेंगे आप। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 की पहचान क्या है? एक साइड देगा। एक ट्राइंगल होता है, उसमें एक ही चीज मिसिंग होती है, एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा। ठीक है, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा। इसमें आप गौर करिए, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर डी। यहाँ पर लेट इट बी 5 है, दिस गोना बी x एंड दिस गोना बी y। अब आप बताइए कितने ट्राइंगल है, पहले तो ये बताओ। दो। एक है आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी, और एक है इन ट्राइंगल ए बी डी। भाई ए सी डी भी बोलेंगे बच्चे। मैंने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो इसमें नहीं जाना है, 90 डिग्री वालों में ही जाना है। तो 90 डिग्री वाले बताइए कितने हैं? दो ही तो है, एक तो ए बी सी है और एक ए बी। तो टाइप 1 की पहचान है, इसमें एक ट्राइंगल होता है। टाइप 2 की पहचान है, दो ट्राइंगल्स होते हैं इसमें, और दो ही वेरिएबल मिसिंग होते हैं। अब गौर कर लीजिए। लेकिन पहले वाले ट्राइंगल की इक्वेशन बनवाइए, मतलब यहाँ पे डिग्री भी होते हैं आपके पास। ये नजदीक है तो ये 60 और ये दूर है तो ये 30। अब आप बताइए एबीसी में इक्वेशन कैसे बनेगी? 1060 इक्वल टू 5 अपॉन में 1060 की वैल्यू। 5/3/5। हाँ भाई, जो छोटे वाले ट्राइंगल में गया कितने वेरिएबल मिसिंग है? छोटे वाले में बताइए। एक ही तो है। और बड़े वाले में बताइए। दो हैं, नीचे एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे उसमें, जब मैं वो बी डी लूंगा पूरा। तो मतलब इसकी जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी 1030 इक्वल टू 5 अपॉन में एक्स प्लस x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब 1030 की वैल्यू कितनी होगी? 1/3 इक्वल टू में 5 अपॉन में एक्स प्लस x की वैल्यू पता। रुक जाइए, ये समझ में आया? टाइप 2। तो टाइप 2 में कितने ट्राइंगल होते हैं? दो। कितने वेरिएबल मिसिंग होते हैं? दो। लेकिन जो एक ट्राइंगल होता है उसमें जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक ही वेरिएबल मिसिंग। टाइप 1। और दूसरे वाले में जब जाते हैं, दूसरे ट्राइंगल की इक्वेशन में जाते हैं, इक्वेशनों की बात कर रहा हूं मैं टाइप 2 में। टाइप 2 में दो इक्वेशनें मिलेंगी। टाइप 2 में दो इक्वेशनें मिलेंगी, लेकिन पहली इक्वेशन कह रही होगी कि एक ही वेरिएबल मिसिंग है, और दूसरी कह रही होगी कि दो वेरिएबल मिसिंग है। तो हिसाब ये कहता है कि इसमें जाइए पहले और किसकी वैल्यू निकाल दीजिए? एक्स की। उस एक्स की वैल्यू को निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए, तो किसकी रह जाएगी? खाली वाई की। ये कंसेप्ट है टाइप 2 का। टाइप 2 के केस में मैं मानता हूं दो ट्राइंगल होते हैं, दो इक्वेशनें बनती हैं, दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो एक इक्वेशन होती है ना उसमें एक ही वेरिएबल मिसिंग होता है, दो नहीं होते उसमें। और दूसरी जो इक्वेशन होती है दूसरे ट्राइंगल की, उसमें दो मिसिंग होते हैं। तो हिसाब ये कहता है, सॉल्व ऐसे करते हैं कि पहले वाले में से वैल्यू निकाल लीजिए उस एक वेरिएबल की। पहले वो सिंगल वाले वेरिएबल को सॉल्व करिए
और फिर उसमें से वैल्यू निकाल कर जो दो वेरिएबल की इक्वेशन है ना उसमें डाल दीजिए उसको, और फिर उसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। मतलब हिसाब कुछ इसका ऐसा कहता है कि आपको क्या करना है, कायदे से इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, 3x फिर एक्स को अकेला कर देना, कितना हो जाएगा 5 पॉइंट, और इस वाली बात को उठाकर इसमें एक्स की जगह डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5√3, वाई को अकेला कर दीजिए 5√3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में, फिर आप क्या करेंगे एलसीएम, भैया रैशनलाइज नहीं करना, अरे वो बाद में देखेंगे यार, √3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 अपॉन, अब मन करे तो इसको और इसको क्या कर लेना रैशनलाइज लास्ट, छोड़ दो। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, बाद में फिर देखना क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो टाइप 1 में क्या होता है वो बताइए, लास्ट में कर लेना। टाइप 1 में क्या होता है, एक ट्राइंगल एक वेरिएबल, बस मिसिंग होगा वही तो निकालना है, क्योंकि तभी तो मिसिंग है वो। अच्छा टाइप 2 में क्या होता है, दो ट्राइंगल होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब आप एक ट्राइंगल में जाते हो ना तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो एक ही वेरिएबल की होती है, दूसरे ट्राइंगल में जाते हैं तो दो एक वेरिएबल की इक्वेशन। तो हिसाब इसको सॉल्व करने का ये है कि पहले वाले ट्राइंगल जिसमें एक मिसिंग है पहले उसको सॉल्व करो, और उसमें से उस वेरिएबल की क्या निकाल लीजिए वैल्यू, उसमें निकलने के बाद फिर वो जो दो वाला मिसिंग है ना उसमें लगा दीजिए उसको, और जब तुम लगा दोगे उसमें तो दो वेरिएबल मिसिंग नहीं रहेंगे क्योंकि एक में तो तुमने वैल्यू डाल दी थी, फिर एक ही वेरिएबल मिसिंग रह जाएगा उसको भी निकाल देना। जब दोनों वेरिएबल निकल जाएंगे फिर देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, और फिर आप उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, समझना है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है। बाकी